चलिए एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं फिर से। कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन साइड ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल is half the area of equilateral triangle describe on its hypotenuse। देखो इसमें पहले क्वेश्चंस को पढ़ के फिगर बनाने की कोशिश करो, है ना। कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन अ साइड ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो राइट एंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, है कि नहीं। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो हम ABC बना दिए, उसके ऊपर इक्विलैटरल ट्रायंगल कहाँ है, उसके साइड पे जो राइट एंगल साइड है वो, जैसे AB हो सकता है चाहे BC हो सकता है। इज हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स हाइपोटेनस। अब एक बात बताओ, अगर इसका साइड हम A माने तो ये भी A होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। एक जो वो बोल रहा है वो AB पे मान लो बोल रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो AB पे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेगा ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। अब बताओ कि हाइपोटेनस का लेंथ कितना होगा, तो अंडर रूट मैंने AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि A रूट अंडर 2। तो इसका मतलब ये लेंथ हो गया A रूट अंडर 2। तो एक बोल रहा है कि साइड पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक बोल रहा है कि हाइपोटेनस पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मान लो ये P है, ये मान लो Q है, तो जो A रूट 2 ये है तो ये भी क्या होगा A रूट 2, ये भी क्या होगा A रूट 2 होगा। तो तुमको प्रूफ क्या करना है इसमें, प्रूफ ये करना है कि जो AQB का जो एरिया होगा, माने साइड पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है उसका जो एरिया होगा वो हाइपोटेनस पे बने एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। यही प्रूफ करना है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, आराम से प्रूफ हो जाएगा। अगर हम तुमसे पूछें कि एरिया ऑफ AQB क्या होगा, तो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो रूट 3/4 और साइड कितना है A, तो A का स्क्वायर। अब मान लो अगर हम तुमसे पूछे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, तो वो भी क्या है रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो रूट 3/4 और साइड का लेंथ कितना है, हाइपोटेनस वाला A रूट 2 है, तो A रूट 2 का होल स्क्वायर यानी कि कितना रूट 3/4 इंटू A स्क्वायर इंटू 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया आया वो कितना आया रूट 3/2 इंटू A स्क्वायर। अब तुम दोनों का कंपेयर कर लो, मतलब ऐसे कर लो, इसको क्या लिख दो, जैसे 1/2 या फिर ऐसे लिख दो 2 टाइम्स ऑफ, इसी को 2 टाइम्स ऑफ रूट 3/4 इंटू A स्क्वायर। ये कट के 2 ही आएगा। अब इसके जगह पे तुम क्या रिप्लेस कर सकते हो, रूट 3/4 इंटू A स्क्वायर के जगह पे एरिया ऑफ AQB लिख सकते हो। तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ AQB, तो ये किसके एरिया के बराबर आया है, एरिया ऑफ ACP के एरिया को तुम बोल दो कि क्या, ACP के एरिया को तुम बोल दो A1, इसको बोल दो A2। तो अभी जो रिलेशन आ रहा है वो ACP का एरिया में आ रहा है,
एसीपी का एरिया कितना है बताओ। एसीपी को तुम क्या नाम दे रहे हो, A1। तो A1 बराबर कितना आया हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ A2 आया है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ A1। यही प्रूफ करना था कि जो A2 का एरिया होगा वो A1 का हाफ होगा। क्लियर हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए और भी पूछें आप लोग जल्दी जल्दी। और लोग तो क्वेश्चन ही नहीं भेज रहे हैं भाई, कैसे होगा। आप लोग बनाए ना क्वेश्चन तब तो होगा। आप क्वेश्चन ही नहीं बना रहे हो ट्रायंगल्स का, और ये सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है क्लास 10th का। एक तो हार्ड है और ऊपर से आप बना नहीं रहे हो, तो और ज़्यादा तकलीफ होगी ना। तो क्या हम आगे बढ़ें, अगर आप नहीं पूछिएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए अब लिखिए पाइथागोरस थ्योरम, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। फिर इफ PQRS बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, AC, CD एंड BD रेस्पेक्टिवली, सो दैट PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि AD का लेंथ BC के बराबर है। AD का लेंथ BC के बराबर, AD का लेंथ BC के बराबर। ये मान लो A बोल देते हैं, ये B बोल देते हैं, ये C बोल देते हैं, और ये ABCD हो गया मान लो। तो तुमको AB का लेंथ किसके बराबर रखना है, AD का BC के बराबर, मतलब आमने सामने का लेंथ का बराबर है। तो चलो फिर से फिगर बनाते हैं। आमने सामने का लेंथ बराबर है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो पैरेलल है। ये कतई नहीं होता है कि वो पैरेलल है, ये मत समझ जाइएगा। जैसे ये A है, B है, गड़बड़ हो गया। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। आप देख पा रहे हैं इसमें AD का लेंथ BC के बराबर लग रहा है आपको, बोलिए। बराबर बस लगना चाहिए, वो पैरेलल हो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ PQRS इज द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट जो है वो P है। फिर AC का मिड पॉइंट आपका Q है। तो AC कौन है भाई, A से C को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका मिड पॉइंट तुम्हारा Q है। फिर CD का मिड पॉइंट R है, CD, इसका मिड पॉइंट तुम्हारा R है। चलो ठीक है, हो गया। फिर एक है तुम्हारा S है BD का मिड पॉइंट। BD कौन है, इसको मिलाना पड़ेगा। तो इसका मिड पॉइंट तुम्हारा ये है जिसका नाम है तुम्हारा S। तो ये बोल रहा है कि PQRS ये रोम्बस बनेगा। फिगर समझ में आया, बोलो। फिगर समझ में आया। ABCD एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आमने सामने का एक साइड बराबर है, पैरेलल है कोई ज़रूरी नहीं है, बस उन्होंने बोला कि AD का लेंथ BC के बराबर है, ये मानिए आप। और PQRS जो है वो रेस्पेक्टिव AB का मिड पॉइंट था P, और Q जो था वो AC का मिड पॉइंट था, और CD का मिड पॉइंट R था, और S जो था वो BD का मिड पॉइंट है। हमको प्रूफ करना है कि PQRS जो है वो क्या है तुम्हारा, रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी को ढूंढने की कोशिश करो। रोम्बस की प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
या तो आप आमने माने चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर दो। अगर चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर दोगे तो भी ये बात प्रूफ हो जाएगा कि वो रोम्बस है, क्योंकि रेक्टेंगल इज ऑल्सो रोम्बस। सॉरी, रेक्टेंगल बोल रहे हैं, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस। तो अगर स्क्वायर प्रूफ कर दो तो भी हो जाएगा, मतलब चारों साइड के लेंथ को बराबर कर दो। या डायगोनल को क्या प्रूफ कर दो कि वो एक दूसरे पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। चलिए दिमाग खर्च कीजिए, कैसे करोगे आप। हाँ, AD और BC इक्वल दिया है। क्या कर देंगे? मिड पॉइंट थ्योरम से हम BC को क्या कर सकते हैं? हाँ, ये सही है, ये सही है। हम क्या कर सकते हैं कि PQ को BC के पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं और लेंथ में आधा। बहुत गुड आइडिया, थैंक यू। इन्होंने क्या कहा कि सर ABC के लिए P पॉइंट और Q पॉइंट मिड पॉइंट है। लिख लो, इन ट्रायंगल ABC P and Q is mid point of AB and AC. Hence PQ is parallel to BC and half of BC. PQ जो होगा वो BC का आधा भी होगा और पैरेलल भी होगा, ये दोनों बात जानते हैं। फिर अब आ जाते हैं ऊपर वाला में, ACD में। अगेन कंसीडर ट्रायंगल ACD। Here Q and R is mid point of क्या जी बोलो, AC एंड CD। Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से फिर से AD और QR में क्या रिलेशन होगा? Hence QR is half of AD in also parallel and also parallel। अब बताओ कि AD के जगह पे हम BC तो लिख ही सकते हैं। QR is parallel to half of AD के जगह पे क्या हम BC लिख सकते हैं जी? देखो ये नहीं, लेंथ में तो बराबर लिख सकते हैं, लेकिन पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेंथ में तो बराबर होगा ना। चलो पैरेलल वाला भी देख लेंगे। वैसे PQ और QR, हाँ बिल्कुल पैरेलल वाली बात नहीं हो सकती है। हाँ, लेंथ में अगर बराबर है तो हम ये लेंथ में तो लिख ही सकते हैं हाफ ऑफ BC। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब जरा बताओ कि यहाँ से पैरेलल वाली बात को छोड़ दो कुछ देर के लिए। पैरेलल वाला हम समझ रहे हैं अपने मन में।
पी क्यू जो है वो बराबर है हाफ ऑफ बी सी के और क्यू आर भी हाफ ऑफ बी सी के। इसका मतलब पी क्यू और क्यू आर बराबर हो गया, हेंस पी क्यू बराबर क्यू आर। तो पी क्यू और क्यू आर का लेंथ बराबर हो गया। कोई दिक्कत है जी समझने में? अब जरा सोचो कि एस जो है और आर जो है वो अगर डी बी सी ट्रेंगल कंसीडर कर रहे हो, कंसीडर ट्रेंगल डी बी सी, तो एस एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड डी सी, बी डी एंड डी सी। इसीलिए एस आर का जो लेंथ होगा वो हाफ ऑफ बी सी के बराबर होगा। पैरेलल छोड़ो ना, पैरेलल की जरूरत नहीं है। क्या हम लोग इस एस आर को हाफ ऑफ, जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे ना, एस आर को हम बी सी का हाफ लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग पीएस को ये पीएस को देखो एडी का आधा लिख सकते हैं, क्योंकि पी भी ए बी का मिड पॉइंट था, एस भी डी बी का मिड पॉइंट था। तो ये एडी साइड और पीएस साइड में रिलेशन यही होगा। अब बताओ कि क्या हम एडी के जगह पे अगेन बी सी लिख सकते हैं? तो फिर एस आर हाफ ऑफ बी सी के बराबर है और पी एस हाफ ऑफ बी सी के बराबर है, मतलब एस आर और पी एस भी। हैंस एस आर इज इक्वल टू बी सी, एस आर इज इक्वल टू पी एस। तो एस आर जो है वो पी एस के बराबर हो गया। कोई दिक्कत? अब ये तो हो गया कि एडजेसेंट साइड बराबर हैं, एडजेसेंट साइड बराबर हैं। अगर ये प्रूफ कर दें हम कि पी क्यू एंड एस आर पैरेलल भी होगा तो हो जाएगी बात। तो पी क्यू जो है वो पैरेलल है हमारे बी सी के, पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के, बिल्कुल। मिड पॉइंट थ्योरम से ही जब मिड पॉइंट है दोनों साइड का तो हाफ भी होगा और पैरेलल भी होगा। साथ ही साथ एस आर भी वही, एस आर इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, क्योंकि एस पॉइंट भी डी बी का मिड पॉइंट है, आर पॉइंट भी डी सी का मिड पॉइंट है। सेम कहानी, सेम लॉजिक। तो अगर पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है और एस आर जो है बी सी के पैरेलल है, तो पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एस आर। तो अगर पी क्यू एस आर के पैरेलल हो गया तो एक थ्योरम तुम जानते हो, तुम लोगों को पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जब पढ़ा रहे थे उस समय 9th क्लास में पढ़ाए थे कि अगर एक पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम न दिया हो, बस एक क्वाड्रिलेटरल दिया हो और क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का साइड, अपोजिट साइड लेंथ में बराबर हो और पैरेलल हो, तो दूसरा साइड को पैरेलल और बराबर होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर आमने सामने का साइड लेंथ में बराबर और साथ में पैरेलल भी हो, लेंथ में भी बराबर और साथ में पैरेलल भी हो, तो अपने आप ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है? तो ये चीज हो चुका है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर क्या है आपस में? पैरेलल हो गया प्रूफ। और पी क्यू का लेंथ क्यू आर के बराबर है और एस आर का लेंथ भी क्यू आर के बराबर है। तो हो गया प्रूफ ना। बस अब बाद वाली बात जो है तुम खुद से भी लिख सकते हो, जो नेसेसरी था वो हमने कर दिया।
चारों लेंथ को देखो, इसको भी तुम बराबर प्रूफ कर सकते थे, पी क्यू और इसको। कैसे? ये लेंथ इसका आधा है और ये लेंथ इसका आधा है। जरा सोचो, पी क्यू का लेंथ हाफ ऑफ बी सी है और क्यू आर का लेंथ हाफ ऑफ ए डी है और ए डी बी सी के बराबर था, तो पी क्यू और क्यू आर भी बराबर हो गया। तो पी क्यू क्यू आर भी बराबर, इधर से देखो एस आर जो है वो पी एस के बराबर, और इधर से देखो एक तो और कहाँ था, ये पी क्यू जो था वो क्यू आर के बराबर, ये तो कर चुके थे, झूठ मूठ का कर दिए, पी क्यू क्यू आर के बराबर, और एस आर जो है तुम्हारा पी एस के बराबर है ना। तो सब तो बराबर हो ही गया। ये लेंथ और ये लेंथ भी तो हमने बराबर कर दिया, पी क्यू और पी एस। पी क्यू और पी एस भी तो हमने बराबर कर दिया। अगर वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी तो यहाँ देख लो, पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी, और पी एस को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए डी। पी एस को हम हाफ ऑफ ए डी लिख सकते हैं, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो ये लेंथ पी क्यू और पी एस भी बराबर हो गया। तो पी क्यू पी एस बराबर, पी क्यू क्यू आर बराबर, क्यू आर एस आर बराबर, तो सारे लेंथ ही बराबर हो गए। वहां से भी हम इसको प्रूव कर सकते थे। समझ में आ गया बात? चलिए, थैंक यू। अब जो है अगला क्वेश्चन आप पूछें, अगर भेजे हैं तो, नहीं तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इन गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो फिगर जो है तुम्हारा कुछ इस तरह से है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट तुम्हारा डी है, और ये तुम्हारा ई है, और बोला जा रहा है कि ये एंगल जो 1 है, ये एंगल जो 2 है, वो आपस में इक्वल है ना। इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल डी, और फिर दिया है कि ए सी अपॉन बी डी, ए सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी बी, सी बी किधर है, सी बी अपॉन सी ई। अगर है तो आप प्रूफ करो कि ट्रेंगल ए सी बी जो है वो डी सी ई के सिमिलर है। सुनो एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो ट्रेंगल को तुम्हें सिमिलर प्रूफ करना है, जैसे ऑर्डर दिया हुआ है, उसी से तुम आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। मतलब तुमको क्या करना है ये पता चल जाता है। अगर तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ट्रेंगल ए सी बी डी सी ई के बराबर है, तो तुम आधा इंफॉर्मेशन प्रूफ कर दिए इतना से ही। कहोगे वो कैसे? तो ये बात पता चल जाता है एक्चुअली कि तुम्हें करना क्या है। करना क्या है मतलब आप जो है सिमिलैरिटी में कितना चीज़ पढ़े हो, एंगल 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 सिमिलैरिटी पहला पढ़े हो ना, दूसरा पढ़े हो तुम एंगल एंगल सिमिलैरिटी, तीसरा पढ़े हो तुम साइड 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 सिमिलैरिटी, चौथा पढ़े हो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ये पढ़े हो। अब ये इंफॉर्मेशन तुमको अगर इनमें से कोई भी एक प्रूफ कर दो तो तुम्हारा सिमिलर दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो अब तुम्हारा ये बता देता है ना कि पहला एंगल को एंगल डी के बराबर प्रूफ करना है तुम्हें, एंगल सी को एंगल सी के बराबर प्रूफ करना है तुम्हें, एंगल बी को एंगल ई के बराबर प्रूफ करना है तुम्हें। तो यहाँ से आधा इन्फॉर्मेशन तुम देखो कि क्या तुम इसका रीज़न लिख पाओगे। अगर इसको बराबर कर रहे हो, माने ऐसा तो नहीं है कि बराबर होगा ही, बराबर तो होगा। अगर प्रूफ करना है, ये बात सिद्ध करना है, तो ये अगर सिमिलर है तो ये बात होगा। लेकिन तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ये मायने रखता है। करोगे तो रीज़न लिखना पड़ेगा कि नहीं इस कारण से ये सिमिलर है या बराबर है दोनों एंगल। तो आप देखो फिगर में जाके कि एंगल ए एंगल डी को बराबर प्रूफ कर पाओगे। तो एंगल ए तुम्हारा ये है और एंगल डी 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, एक ये एक ये एक ये। तो डी को पढ़ने के लिए तुम्हें इसको पढ़ना होगा, सी डी ई, डी को बीच में रख के
सी डी ई पढ़ना पड़ेगा। तो सी डी ई किधर है, सी डी ई, इसकी बात हो रही है। तो क्या तुम इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ कर पाओगे डायरेक्टली, मतलब ये एंगल ये बराबर है इस कारण से, कुछ दिमाग खर्च करके? नहीं कर सकते हो? कर दोगे? मतलब देखो, पहले जो डायरेक्टली हो रहा है ना उसको करके देखो, जिसमें ज़्यादा दिमाग खर्च हो रहा है उसको रोक लो। इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च हो सकता है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो उसको रोक दो। है बराबर, बराबर है लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो तो उसको रोक दो। अब आ जाओ एंगल सी पे। एंगल सी तुम्हारा एंगल 2 है और यहाँ एंगल सी, तो सी तो दोनों इक्वल होगा, कॉमन है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप तुम प्रूफ में ये लिख सकते हो कि सर एंगल सी जो है वो एंगल सी के बराबर है, कॉमन। हमने एक एंगल को बराबर प्रूफ कर दिया। अगर एंगल बी अगर एंगल ई के बराबर हो गया तो एंगल सिमिलरिटी से ही ये सिमिलर हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या एंगल बी को एंगल ई के बराबर प्रूफ कर पाओगे? तो एंगल बी के लिए दो बी एंगल हैं, एक ये भी है एक ये भी है, तो बी को यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो बी को बीच में डालो तो ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ए बी सी। तो ए बी सी पूरी की बात हो रही है। क्या इस एंगल को एंगल ई के बराबर कर पाओगे? तो एंगल ई को बीच में डालो तो डी ई सी, तो डी ई सी किधर है? डी ई सी इस एंगल के बराबर कर पाओगे? इस पूरे एंगल को इसके एंगल के बराबर कर पाओगे डायरेक्टली, फटाक से? सोचो, इस पूरे एंगल को तुम्हें इसके बराबर प्रूफ करना है, नहीं कर सकते हैं ना? तो नहीं कर सकते हैं तो ये भी काम खत्म, ये भी काम खत्म। अब इन दोनों में से कोई एक करो। तुमने एक एंगल को बराबर प्रूफ कर रखा है तो ये ज़्यादा पॉसिबल है कि साइड एंगल साइड बन जाए, और उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहां भी चमक रहा है, एक इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहां भी चमक रहा है साइड एंगल साइड के लिए। अरे समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं बेटा, ये बात दिमाग से हटा लो कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो 2 मिनट में सॉल्व करके आंसर दे देते। आपको दूसरे क्वेश्चंस बनाने में ये जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो सोचने का तरीका बता रहे हैं, वो सोचने का तरीका अगले क्वेश्चंस में काम आने वाला है। कि अगर 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो आधी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालो, इसमें से देखो कि कौन सा तुम प्रूफ कर पा रहे हो। ये काम खत्म, ये इससे कभी नहीं हो पाएगा, इससे कभी नहीं हो पाएगा। साइड के लिए कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमको साइड एंगल साइड में नज़र आ रहा है क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस चीज़ को सीखो कि हाउ टू सॉल्व, हाउ टू थिंक। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब एक बात बताओ कि साइड एंगल साइड प्रूफ करने के लिए एंगल बीच में होना चाहिए ना? तो एंगल जो सी था वो बीच में है, एंगल सी जो बीच में है, बोलो बोलो ना। अरे भाई एंगल बीच में है, तो तुम यहां पे ये सोचो कि क्या तुम AC अपॉन, यहीं से उधर मत देखो, उधर मत देखो, तुम सोचो कि क्या हम अपॉन AC अपॉन DC इज इक्वल टू CB अपॉन CE कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये होगा तो सोचो एक ट्रायंगल में अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? 2 ट्रायंगल बना लो ऐसे, एंगल C बीच में रख लो, ये एंगल के बराबर है, तो ये एंगल A हो गया, ये एंगल तुम्हारा B हो गया। तो AC के भी नीचे क्या चाहिए? DC, यहाँ D होना चाहिए। फिर CB के नीचे क्या चाहिए तुमको? CB के नीचे CE, तो यहाँ E होना चाहिए। तो यहाँ से देखो AC अपॉन मतलब DC नजर आ रहा है। फिर इधर देखो CB का रेशियो किसके साथ? CE के साथ, तो एंगल बीच में आया।
तो तुम अपनी पूरी फोकस लगा दो ये दो ट्रायंगल्स को इस तरह से करने में। अगर ये कर पाओगे तो लिखोगे कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर है। तो अब इस पे देखो और उसको देखो, AC तुम्हें नजर आ रहा है? बोलो। वो गिवन क्वांटिटी है, उसी को यूज करना है। क्या DC और DC बराबर है? ये बोलो। फिर इधर देखो, CB और CB डायरेक्ट बराबर दिख रहा है। CE और CE डायरेक्ट बराबर दिख रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली तुमने, ये बात हमें प्रूफ करना है, ये आना चाहिए, लेकिन वो गिवन है। ये आपको प्रूफ करने के लिए चाहिए, जबकि वो है आपके पास। तो आप लिखोगे ये कॉमन के बाद, ये कॉमन के बाद लिखोगे, चूंकि हमें ये दिया हुआ है कि AC अपॉन BD इज इक्वल टू CB अपॉन CE, गिवन है। अब इसमें जो है हमको जरूरत है CB अपॉन CE तो है ही, AC अपॉन BD चाहिए। तो क्या DC का लेंथ BD के बराबर है? फिगर में जाके देखो। है बराबर, क्योंकि अगर एंगल 1 एंगल 2 बराबर है तो 2 का अपोजिट साइड BD है और एंगल 1 का अपोजिट साइड DC है। हो गया प्रूफ। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC अपॉन BD के जगह पे क्या लिख सकते हैं? जो चाहिए हमें DC इज इक्वल टू CB अपॉन CE। कोई पूछेगा कैसे, तो हम लिखेंगे चूंकि BD जो था वो DC के बराबर थे। वाई क्यों? तो अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ये रीजन हो गया। अब अगर ये प्रूफ हो गया और ये प्रूफ हो गया, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं? बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ट्रायंगल क्या? ट्रायंगल ACB यही वाला सिमिलर टू DCE। तुम समझे इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का थिंकिंग प्रोसेस क्या है? इतना ही था प्रूफ करने में, है ना। तो इसको देखो, अगर ध्यान से इसको नहीं समझे, अगले क्वेश्चन बनाओगे तो अगला क्वेश्चन नहीं बने तो ये वीडियो YouTube पे जाता है, तुमको पता है। इस चीज़ का जो थिंकिंग प्रोसेस है इस क्वेश्चंस का, उसको 2 बार 3 बार देखो। हमने क्या बोल रखा है कि अगर तुम्हें सिमिलर प्रूफ करना है तो कैसे करोगे, कैसे सोचोगे। 2 बार 3 बार जब तुम देखोगे तो तुमको कंफर्म हो जाएगा कि नहीं कैसे सोचते हैं। चलो और कोई क्वेश्चन भेजो। भेजे हो कि वही है, पहले ही वाला है? और कोई लड़का नहीं भेज रहा है? एक लड़का भेजा है, देखते हैं ये भी। ठीक है, क्या हमने क्वेश्चन सही लिखा है आप लोगों का? इन गिवन फिगर ODC इज सिमिलर टू OBA, फिर लिखा है BOC 125 डिग्री है, CDO जो है वो 70 डिग्री है, एंड फाइंड DOC, DCO एंड QAB। फिगर आपका ये दिया हुआ है, फिगर आपका ये दिया हुआ है कुछ ऐसे। आप हल्ला ना करें प्लीज़, है ना। ये कुछ अच्छा फिगर इसी का बाबू है ये 6.35। हाँ बिल्कुल, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो D है, यहाँ पे जो है वो A है, यहाँ पे जो है वो B है, और यहाँ पे जो है वो C है, और ये आपका O है, और वो ये दिया हुआ है 125 डिग्री, और ये दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल। देखते हैं सबसे पहली बात कि आप कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दिया उसको पहले सोचें। ODC, ये O है, D है, C है, फिर OBA। तो आप आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए ऐसे ही। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चला
कि ODC जो है सिमिलर है OBA के, तो आधा बात तो यही से पता चल गया कि अगर ये सिमिलर है तो एंगल O जो होगा वो एंगल O के बराबर होगा। बोलिए। तो ODC में O का मतलब क्या हुआ? DOC। OBA में O का मतलब क्या हुआ? BOA। तो DOC का मतलब DOC ये वाला एंगल और BOA मतलब ये वाला एंगल। तो ये तो वैसे भी वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। अब आ जाइए एंगल D पे। तो एंगल D जो है वो ODC वाला है और एंगल B जो है एंगल OBA वाला है। बीच वाला के बराबर होता है, सिमिलर है। तो ODC का एंगल जो ODC एंगल है 70 डिग्री, वो OBA का बराबर मतलब OBA के बराबर मतलब ये हो गया 70 डिग्री। सही है जी? बोलिए। आपसे क्या OBA पूछा है? तो OBA पूछा भी नहीं है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। एंगल C पे आइए। तो एंगल C को बीच में रखिए, OCD लिख लीजिए और इधर लास्ट वाला एंगल के बराबर होगा, उसको बीच में रखिए OAB। गलती कर दिए क्या? नहीं, सही है। तो OCD जो होगा, फिगर में जाइए, OCD ये वाला एंगल OAB के बराबर मतलब इसके बराबर है। अब एक बात बताइए, हमको जो निकालना है वो अब क्या निकालना है उसको जरा सोचिए। हमको निकालना है DOC। DOC किधर है? D है, O है, C है। ये तो आसान है जी, 125 डिग्री ये है। ये पूछ रहा है तो ये कितना होगा? एंगल DOC जो होगा वो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होगा। 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 7 में से 2 गया 5, 0 55 डिग्री। तो एंगल DOC का वैल्यू हो गया तुम्हारा 55 डिग्री। पहला क्वेश्चन सॉल्व। DCO पे आओ। DCO हो गया। अगर ये 55 डिग्री है और ये 70 डिग्री है तो एंगल DCO जो होगा वो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री और माइनस 70 डिग्री, तो वो भी निकल गया। और एंगल OAB पूछा है, एंगल OAB। तो OAB इसके बराबर था C के, और अभी अभी तुमने C निकाला है, तो यही एंगल जो होगा वो एंगल OAB के बराबर होगा। सही है जी? समझ में आ गया? तो आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।